विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से मैं नलिनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की एक लंबी यात्रा में एक नए पड़ाव पर पहुँचे हैं, जहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री ब्रिगेडियर हरजीत सिंह जी से मुलाकात करने का। और इनसे मुलाकात कराने के लिए हम अपने दो साथियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे साथी डॉक्टर इंद्रजीत कौर सेठी, जो खालसा दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रिटायर हुई हैं, और हमारी दूसरी साथी डॉक्टर आर्मीन कौर आहूजा, जो इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में इंग्लिश विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। इनका हृदय से धन्यवाद। आज हम ब्रिगेडियर हरजीत सिंह जी के घर पे पहुँचे हैं, जो बहुत ही कई जीवन के पड़ाव को नीचे से लेकर ऊंचाइयों तक छूकर गुजरे हैं, और हमारे साथ आज उन्होंने विभाजन से पूर्व और विभाजन के बाद की अपनी यात्रा को साझा करने का वादा किया है। और इसी यात्रा को जानने के लिए मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगी। सर, आपका इस वार्तालाप में बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले एक सामान्य प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगी। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, जो सभी लोग जो विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद हिंदुस्तान आए, कि जब भारत के विभाजन की उद्घोषणा हुई, आज़ादी की, एक तो आप जानते हैं बहुत बड़ी खुशी थी जब ये हुआ कि भारत आज़ाद हो जाएगा, पर साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया गया कि भारत का विभाजन होगा। उस वक्त आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न हुई जहाँ आप लोग रहा करते थे? जैसा कि आपने बताया कि आप 8 साल के थे उस वक्त जब भारत का विभाजन हुआ, तो पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ पर थे उस वक्त, और आपका जन्म स्थान कहाँ है, और इस विभाजन की उद्घोषणा का आप पे क्या प्रभाव पड़ा? मेरा जन्म सिंध पाकिस्तान में चक 309 में 1939 1 मई को हुआ, और मैं गांव में अपना उस वक़्त पढ़ाई करता था। तो तकरीबन मेरी उम्र 8 साल की थी। हमें बहुत खुशी थी कि देश आज़ाद होने वाला है, और इस बात की खुशी से हम सब सोचते थे कि अभी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है हमारे लिए। तो लेकिन जब विभाजन की बात आई तो बोला गया कि जो इलाका सिंध का है और कुछ पंजाब का या बलूचिस्तान वगैरह, जो ये इलाके पाकिस्तान में जाएंगे। तो उससे बेशक हमें ठीक नहीं लगा, लेकिन खुशी इतनी थी आज़ादी की कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया, और ये भी उम्मीद रखते थे शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में, क्योंकि पुरानी दोस्ती कम्युनिटीज़ की थी, शायद हम वापस जा पाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। तो लेकिन वो नहीं हो पाया, और हम सिंध से साथ ही राजस्थान है, वहाँ जोधपुर में हम एक्चुअल पार्टीशन या विभाजन से पहले हम शिफ्ट कर गए जोधपुर में। तो जब ये उद्घोषणा हुई तो वहाँ किस तरह की उस वक़्त जब घोषणा हुई तो उस वक़्त हम जोधपुर पहुँच चुके थे। अच्छा। हम जोधपुर पहुँच चुके थे, और ये जो रॉयट्स ज़्यादा हुए हैं पंजाब में हुए हैं, सिंध में इतना ज़्यादा सिंधी मुसलमानों ने इतना गड़बड़। हम एक तो मेरे जो पिताजी थे, उनका आगे का सोचना बहुत ऊंचा था। वो अगस्त की बजाय हमारे को जुलाई में ले गए जोधपुर, तो हमको सिंध में कोई राइट्स देखने का मौका नहीं मिला। तो हम जोधपुर में चले गए, और उधर 3 साल हम रहे। और जब ये इंडिपेंडेंस अनाउंस हुई तो हम बच्चे थे, हम तिरंगा लेके घूमते थे, सब बहुत खुशी में थे सब, बल्कि मिठाइयाँ बांट रहे थे हमारे माँ बाप भी, तो बहुत खुशी थी उस वक्त।
साथ में सरकार ने ये वादा किया था कि जो उधर से आएंगे उनको हम जो उधर उनका रह गया उसके बदले में दे देंगे। अच्छा। तो वो भी हमने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, देश को आज़ादी मिल रही है तो थोड़ा बहुत नुकसान हम उठा भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो बहुत खुशी थी उस वक़्त, 3 साल हम उधर रहे। अच्छा। अगर आगे का पूछना चाहें तो बाद में बताएंगे। हम यहीं पे एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि आप विभाजन के पहले का जो आपका जीवन बीता अनडिवाइडेड इंडिया में, हाँ जी। तो वो कैसा था? विभाजन से पहले मेरे पिताजी के पास तकरीबन 2000 एकड़ ज़मीन थी। वो ज़मीन मेरे दादाजी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे उनको शायद अंग्रेज़ों ने, क्योंकि नई नई ज़मीनें, नई नई नहर निकली थी रिवर इंडस से और वो कैनाल्स बनी थी सिंध में, तो सिंध का इलाका राजस्थान के नज़दीक पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कैनाल होने से वो बहुत अच्छा इलाका हो गया और मेरे दादाजी को ज़मीन कुछ ब्रेवरी में शायद मिली, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते मेरे फादर अकेले ही थे। नहीं तो हमारा जो प्रोफेशन फैमिली का था या फ़ौज में जाना या फार्मिंग करना था, तो मेरे फादर अकेले थे, फ़ौज में तो नहीं जा पाए, लेकिन वो ज़मींदारी करते करते तकरीबन ये विभाजन से पहले 2000 एकड़ ज़मीन उनके पास थी। तो इसलिए जो रहने का स्टाइल था, नौकर चाकर बहुत थे। उन दिनों में अरब से घोड़े आने, वो बड़ी एक ऑनर की चीज़ होती थी, ऐसे घोड़े होते थे। तो बड़ा अच्छा हमारे पिताजी का स्टाइल था पार्टीशन से पहले, कि बहुत बड़े ज़मींदार थे और बहुत नौकर चाकर थे। तो लेकिन आज़ादी की खुशी में हमको वो छोड़ने का कोई फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसा दिल में सबके था कि इतने सदियों से हम गुलामी में घूम रहे हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि सिखों ने तो बहुत कुर्बानी दी हुई है। जो 111-12 आदमी जो फांसी पे चढ़े आज़ादी के लिए, उसमें सिख 80% हैं, 80%, जबकि पॉपुलेशन सिखों की 2% है। जो काले पानी में 2600 लोग गए, उसमें से 2100 सरदार हैं। तो ये सरदारों का सरदार बनाए इसीलिए गए थे, कुर्बानी देने के लिए। गुरु गोविंद राय थे हमारे सारे गुरु, गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु जो गोविंद सिंह बने, वो सिंह इसलिए उन्होंने जो 5 प्यारे भी बनाए, उन्होंने देश के हर कोने से एक एक आदमी लिया। और ये भी नहीं किया कि हम ऊंची जाति के लेने, जो हम सब हिंदू थे ना, ये उन्होंने ये बताना चाहा कि सब बराबर हैं, कर्मों के हिसाब से आदमी ऊंचा नीचा होता है। तो उन्होंने 4 आदमी ऐसे लिए, कोई पुरी से लिया, कोई साउथ से लिया, कोई गुजरात से लिया, कोई पंजाब से लिया। उनमें 5 प्यारे जो उन्होंने बनाए, एक ही प्यारा क्षत्रिय था, बाकी सब लोअर कास्ट के थे। उनको अमृत छका के सिंह बनाया। सिंह का मतलब होता है शेर, लायन बनाया। और ख़ुद नील्स पे गए गुरु गोविंद राय, बोला कि मेरे को भी सिंह बनाओ, और उनसे अमृत छका और गुरु गोविंद सिंह बने। और मकसद ये था कि इस्लाम फोर्सिबली में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस्लाम में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था। और गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि जितनी देर तक हम इनके साथ टाकरा नहीं लेंगे, जैसे हमारे कृष्ण भगवान ने टाकरा लिया था, इन्होंने भी सोच लिया कि हम टाकरा लेंगे तभी बचेंगे। पहले तो उनके अपना पिताजी शहीद करवा दिए, जो शीशगंज आपने देखा है दिल्ली में, अपने 4 बच्चे शहीद करा दिए, और ख़ुद भी लड़े, कितनी लड़ाइयाँ उनके साथ और औरंगज़ेब के साथ। तो तभी हमारा जो है यो ख़त्म हुआ। नहीं तो मुसलमान बहुत बना दिए उन्होंने कन्वर्ट। ये जो पाकिस्तान में मुसलमान बैठे हैं, ये ज़्यादा हमारे कन्वर्ट ही हैं। आपको उधर बाजवा भी मिलेगा, उधर संधू भी मिलेगा, सारे जो हमारे सरनेम हैं सब उधर मिलेंगे आपको। तो मैं शायद आगे पीछे चला गया हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त जो
जोश था, खुशी थी पार्टीशन की, वो मेरे ख्याल है सारे हिंदुस्तानी बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। हमें यह फिक्र नहीं था कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी चली गई। उस वक़्त बहुत खुशी थी और यह भी उम्मीद थी कि सरकार हमारे को इसके बदले में ज़मीन देगी और हम तो आपको कभी अपने जन्म स्थान की याद आती है, जन्मभूमि की, जहाँ आप पैदा हुए? ज़रूर आती है। बचपन तो आपको मालूम है, जहाँ पर बचपन आप खेलते हैं कूदते हैं, हम हमारे बाग थे, हम ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाते थे और हम खेलते थे, टांग के नीचे से सोटी मारना और दरख्त पे चढ़ जाना, और जो सोटी ला के पकड़ता था तो उसको करना पड़ता था। ऐसी ऐसी गेम्स होती थी हमारी। फिर नहर होती थी, उसमें स्विमिंग करते थे। तो वो यादें तो अभी भी बहुत और आती। भी कोई विशेष याद हो आपको? और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गाता बहुत अच्छा था। अच्छा। तो हमारे गांव में 309 चक में 2 स्कूल थे। एक प्राइमरी स्कूल था, एक हायर 8वीं तक स्कूल था। तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन फरमाइश या नीचे से आती थी या ऊपर जा गाना सुनाओ, तो हम गाना जाके सुनाते थे। फिर जब पार्टीशन के बाद जब जोधपुर में आ गए तो वो जो स्कूल ने पहला इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो ड्रामा किया उसमें मैं गा रहा हूँ, तो दिल्ली रेडियो स्टेशन के जो लोग आए उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। और मैं दिल्ली और जोधपुर रेडियो स्टेशन पे गाता था। अच्छा। तो क्या लेकिन उम्र रही होगी आपकी? हैं जी, आपकी उम्र क्या रही होगी? जब उस वक्त 9 साल था। 55 बच्चों के बीच में गलवाते थे मेरे को। अच्छा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फ़ौज की नौकरी करते हुए जब मेरे को कैंसर हुआ, मेरी 2 मेजर सर्जरी हुई और एक लारेंजल नर्व होती है वो गलती से कट गई, और उसके बाद पहले तो मेरी स्पीच चली गई और वो सोच रहे थे कि शायद कोई इधर लगाएंगे कोई चीज़ जब मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई, कुछ देर के बाद मैं बोलना शुरू हो गया। फिर मैं 2-4 मिनट बोलता था तो थक जाता था। अभी बोलता हूँ तो बोलना बंद ही नहीं होता हूँ, आप देख रहे। तो ये भगवान की कृपा है। तो ऐसी ऐसी जगह से निकले हैं कि जोधपुर में 3 साल रहे हम। तो जब यादों की बात चली है तो मैं एक खास बड़ा मुझे रोचक लगता है ये प्रश्न कि उस वक्त विभाजन से पहले कि आपको क्या जानकारी या आपने देखा है कि जो बाकी समुदाय थे, मुसलमान, हिंदू, सिख, या जैसे जो दुकानदार है कोई, या कोई जो भी कई व्यवसायों में समाज बटा होता है, कई धर्मों में, जातियों में बटा होता है, तो इन सब के बीच में आपसी कैसा सौहार्द था? मतलब किस तरह के संबंध थे? अगर जहाँ पर हम रहते थे एक ऐसा माहौल था, सब खुश थे। मुसलमान भी खुश थे, सिंध में मुसलमान बहुत थे। हम हिंदू सिख भी खुश थे। तो माहौल सिंध में ख़राब नहीं हुआ। अच्छा। उधर मारपीट एक दूसरे के साथ नहीं हुई। अच्छा। हाँ, बल्कि पार्टीशन के बाद मेरे पिताजी दोबारा सिंध में गए, और क्योंकि पैसा तकरीबन सारा उधर छोड़ आए थे, ये सोचा था कि पार्टीशन के बाद हम एक दूसरे से एक दूसरे के पास रहेंगे, शायद वापस चले जाएंगे। तो जाके वो पैसा वैसा भी अपना ले आए वापस, और मुसलमानों ने भी पूरी कोऑपरेशन दी सिंध में। अच्छा। ये जो ज़्यादा फसाद हुआ है ये पंजाब में हुआ, इस तरफ हुआ। सिंध में फसाद नहीं हुए। तो हमारे फादर को एक बार शक पड़ा जब दोबारा गए कि उनके पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं। तो ही वॉज ए बिग, बड़े ज़मींदार थे, तो डीसी जानता था। तो इन्होंने डीसी को मैसेज भेजा, नौकर को भेजा कि मेरे को थोड़ा डाउट है, इस वक्त मेरे पैसे बहुत उठाए हुए हैं, तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। और डीसी अंग्रेज़ था, उसने प्रोटेक्शन दी और जोधपुर तक पहुँचाया उनको। तो उस वक्त आप स्कूल जाने लगे थे जब आप? मैं सिंध में भी स्कूल जाता था। तो उसकी कोई यादें आपको याद आती है? हैं जी, स्कूल की यही बता रहा हूँ कि स्कूल में मेरे को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अच्छा। एक पढ़ाई में मैं तकरीबन अच्छा था, नंबर 1 होता था अपनी क्लास में। दूसरा मेरे को गाने का
शौक़ था और लोगों को मेरा गाना पसंद आता था, तो ये चीज़ें याद आती हैं। और दुकानदार वगैरह कोई आसपास वो कोई याद आता गांव है? में 2 दुकानें होती थी, एक दुकान वाले पकौड़े बहुत बनाते थे अच्छा और मेरे को बड़े अच्छे लगते थे, अच्छा तो वो मेरे को बोलते थे गाना सुनाओ तो पकौड़े देंगे, तो हम गाना गा देते थे और पकौड़े खा लेते थे। अच्छा। ऐसी ऐसे भी बात, मिल जाता था पकौड़ा? हाँ फ्री मिल जाता था गाने से। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब मस्ती का माहौल था। वहाँ बड़ी मस्ती का माहौल था। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब ऐसा माहौल बना होगा कि आज़ादी मिलने वाली है, जैसे माउंटबेटन प्लान बन रहा था सब उस वक्त, तो आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसी आशाएं थी कि आज़ादी के बाद ऐसे करेंगे, या मतलब कोई खास आज़ादी को लेकर कोई दिमाग में सपने थे कि उसके बाद ऐसा हो जाएगा वैसा, तो वो कुछ आप हमसे साझा करें। ऐसे है कि उस वक्त सपना तो सबसे बड़ा ही सपना तो यही था कि हमारा अपना राज होगा, हमारे ऊपर कोई और राज करने वाला नहीं होगा। और सिख धर्म में हम लोगों ने तो बहुत सफ़र किया है मुसलमानों से, हमारे 2 गुरु शहीद कर दिए। गुरु अर्जन देव जी का भी कुछ दिन पहले ही गुरुपुरब हुआ, उनको तत्ती तवी के ऊपर बैठा के ऊपर से गर्म रेता डाल के उनको शहीद किया गया। और दिल्ली में ही गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी शहीद किया गया। तो ये था कि ये जो बाहर वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारे को देखभाल ठीक नहीं कर रहे हैं। और हमें याद था कि जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो बंगाल में फैमिन आया, और तो इन्होंने राशन अंग्रेज़ों ने उधर देने के बजाय कहीं और भेज दिया, तो हमारे लोग बहुत मरे उन दिनों में। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जब हम सुनते थे, स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ते थे, तो हमें ये खुशी थी कि अभी हमारा अपना राज होगा। और बड़े अच्छे दिन आ गए हमारे, ये सोचा, ये खुशी थी उस वक्त सब में, बच्चों से लेकर बड़ों तक यही खुशी थी। और हमको ये भी बड़ी उम्मीद थी हिंदुस्तान में जाके हम इससे भी अच्छे होएंगे जो अभी इस वक्त हैं। वो मेरे बाप के पास बहुत ज़मींदारी थी, वो उनकी फ़ोटो देखिए, देखने में भी शेर लगते हैं, अभी भी मेरे से भी लंबे थे, लंबे चौड़े थे। तो यहीं पे एक मेरा प्रश्न है कि क्या आप पाकिस्तान से कुछ लेकर आ पाए या सब कुछ वहीं छोड़ दिया? ज़मीनें तो रहनी थी उधर, लेकिन जो बाकी की चीज़ें, पैसा जैसे छोड़ आए थे तो वापस आके ले आए। अच्छा, ले आए। जो हमारे जो सोना वोना था वो तो लेडीज छोड़ती नहीं, वो तो साथ जा लेके जाती है। तो पैसा ले आए, उस वक़्त के हिसाब से हमारे पास काफ़ी पैसा था क्योंकि बड़े ज़मींदार थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि सरकार ने तो बोला हम दे देंगे जल्दी, तो लेकिन हम 3 साल जोधपुर में रहे और हमारे फादर जो है पंजाब में आए जहाँ पे ज़मीन मिलनी थी, तो 3 साल तक तो हमको कुछ मिला ही नहीं। कभी हमारे को टेम्परेरी अलॉटमेंट करनाल में हो जाती थी ज़मीनों की, और जब टेम्परेरी अलॉटमेंट ज़मीन की होती है तो ज़मीन ऐसे नहीं कि आप लेके एकदम उगाना शुरू कर देते हो, वो ज़मीन बंजर हो जाती है, साल 2 साल उसको आप टिल नहीं करो, कल्टीवेट नहीं करो, तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए टाइम लगता है। तो भारत की भूमि पर हिंदुस्तान में आपने किस सन में प्रवेश किया? ये हम तो जोधपुर में भारत की भूमि ही थी। हाँ। वो तो हम जुलाई 1947 में ही आ गए, तो लेकिन मेरे फादर अगस्त के बाद भी गए उधर, मैं बता रहा था। हाँ, वो आपने बताया। तो उस वक्त जब आप भारत में आए तो आपके समक्ष कोई खास चुनौतियाँ नहीं आई? नहीं, हमारे को सावधानियाँ वो ऐसी कोई हमारे को प्रॉब्लम, दंगे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे को जो तकलीफ़ हुई है वो बाद में हुई है, क्योंकि जब हमारे को ये उम्मीद थी ज़मीन मिलेगी, तो 3 साल के बाद जब उन्होंने हमारे को, या 2 साल के बाद करनाल में जब अलॉट की ज़मीन, तो वो टेम्परेरी अलॉटमेंट की वो थोड़ी सी दी। तो हमारे फादर ने सोचा कि मैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है जोधपुर में, तो इनको मैं कैसे टेम्परेरी अलॉटमेंट ले जाऊँ, कल कहीं और रहेंगे। तो उसके बाद फिर टेम्परेरी अलॉटमेंट अम्बाले कर दी, उसके बाद फिर अलॉटमेंट
लुधियाने की, और जो कि कुछ 5-6 गांव में कर दी, तो 5-6 गांव में ज़मीन संभालना मुश्किल है। फिर उसको कंसोलिडेट जब करने कराने में ऐसे 5 साल लग गए। तो 5 साल हम, मेरे फादर जो है पुराने पैसे के ऊपर, हम छोटी फैमिली, 6 बच्चे थे। आजकल छोटी फैमिली तो 2 को मानते हैं, उस वक्त तो 6 फैमिली भी को भी बड़ा नहीं मानते थे। तो 6 बच्चों को पढ़ाना है, उनको देखभाल करना है। तो 5 साल से पुराने के पैसे में ये हालत हुई कि पैसा तकरीबन ख़त्म हो गया। बाय द टाइम जब तक हमारे को थोड़ा इंग्लिश का वर्ड आ जाता, माइंड नहीं करना, तो जब बाय द टाइम हमारे को ज़मीन मिली तो तकरीबन पैसा ख़त्म था। तो फिर हम गांव में शिफ्ट कर गए, लुधियाना के गांव में, जहाँ पर जगह पुरानी गंदी सी थी, एक कच्चा सा कोठा था, जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे, तकरीबन इतना ही था। वो ब्रिक्स वाली दीवारें नहीं थी, कच्ची दीवारें थी। तो हमको उस गांव में 2-3 साल ऐसे कच्चे कोठे में रहना पड़ा, जो कि हम पहले किस स्टाइल से रहते थे। और वहाँ वो गांव से स्कूल मेरा जो था, वो 9 मील दूर था। तो बाकी बहन भाइयों ने तो पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मेरे को भगवान ने हिम्मत दी हुई थी, और मैं 9 मील रोज़ साइकिल चला के पढ़ने जाता था और 9 मील वापस आता था। और गाय भैंस के लिए क्या बोलते हैं, वो पट्ठे को हम पंजाबी पट्ठा बोलते हैं, और वो काट के जो उसको खिलाते हैं, वो काट के लाता था। और कई बार ऐसे भी हुआ कि गाय जो रखी, जिसका दूध पीना है, भी नौकर चाकर तो भी रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो उसका वो गतावा करते हैं, वो भी करते थे हम। तो हमने से छोटी जो काम किया हुआ है, खेती बाड़ी भी की है। फिर मेरे बाप के पास तकरीबन 7-8 हज़ार बचा था, तो उसका एक फर्गूसन ट्रैक्टर मिल गया। तो वो उसमें आगे कोई ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ, मट्टी उड़ रही है। लेकिन हमारी उस उम्र में ये था कि हम गाना गा रहे हैं, साथ में मट्टी उड़ रही है हमारे ऊपर। तो इस सब अनुभव या इस सब एक्सपीरियंस के दौरान आपको कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था से मदद मिली? सारी और कोई मदद नहीं मिली। ये ज़मीन हमारे को 5 साल के बाद मिली, और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। तो सरकार को ये भी हो सकता है, बहुत दुनिया उजड़ के आई थी इधर, और सरकार के पास भी शायद पैसा नहीं था। तो लेकिन ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, जो टेम्परेरी अलॉटमेंट कर देना, फिर उधर कर देना, फिर उधर कर देना, उससे हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। क्योंकि हमको फिर 2-3 साल कच्चे कोठे में रहना पड़ा, सारे किस्म के काम करने पड़े। स्कूल के लिए 18 मील उस उम्र में आना जाना बड़ा मुश्किल था। तो ये हमारे को ज़रूर तकलीफ़ हुई, लेकिन भगवान के तरीके हैं, और सब ने मेहनत की। तो एक यहाँ पे प्रश्न और उठता है कि जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, जहाँ जोधपुर में आप बता रहे हैं, तो स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने आप लोगों का स्वागत किया, या कोई विरोध था उनके मन में कि ये कहाँ से आ गए? तो आपको किस तरह की, मतलब जैसे उनके रुख के बारे में अगर आप कुछ याद हो? उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि सारे हिंदुस्तानी मेरे ख्याल खुश थे। वो राजस्थानी के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए हमारे दिल में बहुत इज़्ज़त है। बहुत अच्छे लोग, गॉड फेयरिंग लोग हैं। वो तो है, उन किराया तो लेना है जो मकान दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार था उनका, और उनके दिल में भी बहुत खुशी थी, देश आज़ाद हो रहा है। तो ये तो खुशी मेरे ख्याल सबको ही थी, मुसलमानों को भी खुशी थी। ये तो अलग बात है कि उन्होंने फिर अलग हो गए हमारे से, तो लेकिन सब तो खुश तो सारे ही थे। एक प्रश्न में थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगी। ये जब आप लोग वहाँ से निकले पाकिस्तान से,
तो क्या आपके कुछ रिश्तेदार साथी वहाँ पे रुके थे? आपकी कोई जानकारी हो ऐसी? कुछ लोग हमारे गांव के रुके हुए थे। वो वो हमेशा के वो लिए? बाद में आए, अच्छा, वो बाद में आए। बाद में आ गए उधर। स्थायी रूप से जो कोई नहीं हमारा रुका? गांव था ये 309 चक, ये इसको अगर नक्शे में देखेंगे 300 नक्शे को, तो उसमें उसका नाम जो है वो सरदार का नाम दिया है, चक 309 हाकम सिंह। तो वो मैं आपका प्रश्न भूल गया हूँ। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो लोग वहाँ रुके, आप जैसे कह रहे कुछ लोग रुके थे लेकिन बाद में आ गए, हाँ, तो बाद में। मेरा ये पूछना था क्या परमानेंटली भी कोई वहाँ रुक गया नहीं, था? हमारे वो गांव जो था, मैं ये बताना रहा, ये भूल गया, वो गांव सारा सिखों का था। अच्छा। वो जो हम ओरिजिनली रावलपिंडी पंजाब के हैं, ठीक है। वो रावलपिंडी वालों का सारों का सरदार थे उधर। अच्छा। और लेकिन और जो थे वो हमारे मज़ारे बोलते थे, सर्वेंट्स बोलते थे, उनकी छोटे छोटे मकान थे। हम लोग जो ज़मींदार बड़े थे, दो थे हमारे, तो वो हम लोगों के तो अच्छे मकान थे। अच्छा। और जो बाकी के भी सरदार जो बहुत अच्छे नहीं थे उस गांव में, वो भी सारे आ गए। लेकिन देर सवेर सभी लोग आ गए सब आपकी सारे जानकारी में? सारे सरदार आ गए। अच्छा, तो भारत आने पर आपका उनसे संबंध या कोई रिलेशनशिप बना रहा या उनके संपर्क में थे आप? कई लोगों के साथ अभी भी है। कई लोग जैसे हम राजस्थान में आए तो उधर ही रुक गए। जो अच्छा। बिल्कुल छोटे ज़मींदार थे, उनको इधर पसंद नहीं आया, जो ज़मीन थी वो वापस चले गए। उधर ही छोटा मोटा काम कर रहे थे, किसी ने होटल खोल लिया, अच्छा। किसी ने कुछ और बिजनेस कर लिया। लेकिन जो हम बड़े ज़मींदार थे, हम लोग इधर आ गए। अच्छा। और लुधियाना पंजाब में हमारे को ज़मीन मिली, वहाँ पे हम सेटल हो गए। तो आज की तारीख में आप किसी से संपर्क में हैं? हाँ, उनमें से कईयों के साथ संपर्क में है। अच्छा। हाँ। तो वो किस परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में है? कुछ तो बेचारे बहुत पीछे चले गए, अच्छा। तो कुछ जिन्होंने थोड़ी हिम्मत की, कोई फ़ौज में चला गया बीच में से, या जिनके पास बड़े ज़मींदार जैसे हमारे थे, हम लोगों ने मेहनत करके सब उठ गए। अच्छा। तो कुछ भी बेचारे रह भी गए। अच्छा। अपनी अपनी भगवान की तरफ से किस्मत है। हाँ। अब मेरा थोड़ा और पीछे आपको बार बार मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसे रोचक प्रश्न हैं जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। जी। दंगों के बारे में मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये विभाजन से पहले भी हुआ करते थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दंगे नहीं हुए। पाकिस्तान मतलब सिंध जो के अनडिवाइडेड इंडिया का जो पाकिस्तानी अनडिवाइडेड हिस्सा है। पंजाब में, सिंध में तो ड्यूरिंग पार्टीशन में भी दंगे नहीं हुए। अच्छा। सिंध में नहीं हुए, पंजाब में दंग। तो ये इन दंगों के पीछे आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, ये तो पॉलिटिक्स थी। अच्छा। ये इस पॉलिटिक्स में भड़काया जा रहा था। उस भड़काने से लोग एक दूसरे को मार रहे थे पंजाब में। मेरा ये सोचना है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जब हम सिंध में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उधर पॉलिटिक्स कम थी। इस तरफ क्यों हुआ? जो इतने सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के साथ, वो एक दूसरे को मारने के आ गए। एक दूसरे की औरतों के ऊपर, ख़ास करके मुसलमानों ने, कहना नहीं चाहिए, उन्होंने हमारी औरतों पे, हमारे बच्चियों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे बहुत जुल्म किए। जो हमारे रिश्तेदार पंजाब में थे, जो उन पे जुल्म हुआ वो तो हमको मालूम है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, मेरी माँ तो लाहौर की थी। तो आपको खास जानकारियाँ भी हैं इस बारे में? वो जानकारियाँ हैं। इतना जुल्म हुआ कि बच्चियों को बचाने के लिए उनको खूह को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुएं में छाले मारनी पड़ी, बचाने की, इज्जत बचाने के लिए। कई औरतों ने अपने आप को खुद ही मार डाला, क्योंकि
वो लोग तो औरतों को भी स्पेयर नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत गंदा माहौल था इस तरफ। सिंध में वो गंदा माहौल हमने नहीं सुना ना देखा। तो सरकार की तरफ से कोई बचाव या गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं जो मदद करती हैं, उनकी तरफ से कोई बचाव राहत मिली थी उस वक्त किसी को, आपकी जानकारी में? आप तो एक बच्चे के रूप में थे, तो शायद आपको नहीं, हमको इतनी यानी कि यही है कि जिनकी चीज़ें उधर जितनी रह गई थी उसके बदले में कुछ मदद मिली लोगों को। जैसे हमारे को यानी दंगे के दौरान में मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैं मदद पंजाब किसी में ने नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि जहाँ फ़ौज थी, इंडियन आर्मी थी जहाँ, उन्होंने तो बड़ी मदद की, पर जहाँ पर मुसलमानों की फ़ौज थी उन्होंने मदद नहीं की। तो हमने ऐसा सुना है कि कुछ, जैसे हमने पहले भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, तो कई लोगों का ऐसा मतलब अनुभव रहा कि वो मुस्लिम परिवारों ने भी कभी कभार मदद की। और ये मैंने सुना है, मैंने भी ये सुना है। कुछ मुसलमानों ने सिखों के बचाने के लिए अपने घर में पनाह भी दी, लेकिन कई ऐसे थे आपस में पहले दोस्ती भी थी, लेकिन एक ऐसा जुनून आया उनमें, वो उल्टे काम में पड़ गए। तो किस्म किस्म की आदमी है उसमें, उसके दिमाग में किस वक़्त क्या आ जाता है ये मालूम नहीं है। मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे दिल में आपके लिए क्या इज़्ज़त बनी है या क्या है आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे ही जब वो माहौल था उसमें आपस में आना जाना मुसलमानों के साथ था हमारा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था हमारे लोगों को कि उनके दिल में क्या है हमारे लिए। तो मेरे सुनने में जो हमारे कुछ रिश्तेदार उधर से आए हैं, वो कहते हैं कि जानते हुए अच्छे वाले वो भी उल्टे काम कर रहे थे, क्योंकि उनमें वो जुनून आ गया कि इनको निकालना है इधर से। और समहाउ ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि क्रूएल्टी में जितने मुसलमान कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते, ना हिंदू सिख नहीं कर सकते। तो वो तो बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जैसे कि वो औरतों के ऊपर बलात्कार करना या लोगों को मार देना या बच्चियों को उठा के ले जाना, ऐसी चीज़ें हम हिंदू सिख नहीं करते, मेरे ख्याल से हम नहीं करते। लेकिन मैं बच्चा था, मैं तो यही सुना है। तो आपने व्यक्तिगत तौर से कुछ ऐसी हिंसा देखी हो या किसी और के साथ कुछ होता हो, दुर्घटना देखी हो विस्थापन के दौरान या वैसे? मैंने नहीं देखी। या आपके जैसे रिश्तेदारों से कुछ सुना हो? रिश्तेदारों से तो बहुत सुना है, क्योंकि मेरे माँ के रिश्तेदार लाहौर थे और बाकी हमारे रिश्तेदार रावलपिंडी में थे। तो उनसे तो बहुत सुनते हैं ऐसी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं से सुन के बता रहा हूँ कि उनके साथ कितना दुर्व्यवहार बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये मैं उनसे सुन के आपको बता रहा हूँ, मैं तो बच्चा था उस वक्त। तो आपके जो रिश्तेदार थे सभी मतलब सही सलामत भारत पहुँच सके कि कुछ लोग नहीं? हमने कुछ रिश्तेदार हमें पंजाब में लूज़ किए, लेकिन सिंध में हमने कोई नहीं लूज़ किया। सिंध में क्या वजह मानते हैं आप कहना चाह रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं थे? ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, वो प्रभावित नहीं थे। हालांकि सिंध में हम हिंदू और सिख बहुत कम थे कंपेयर टू इस साइड में। लेकिन मेरा प्रश्न था कि जैसे हमें सामान्य रूप से पता है कि सिंधी माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, तो कुछ ऐसा रहा होगा तभी तो उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि हमें सिंध छोड़ना है और भारत की सीमा में आना है। वो तो इसीलिए जब पता लगा कि विभाजन हो रहा है तो सारे हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, और पंजाब से ऐसी दुर्घटना पता लग रही थी। अच्छा। तो हमें ये डर था कि ऐसा सिंध में भी ना शुरू हो जाए। अच्छा, तो आपके अनुसार सिंध में नहीं फैला था जब तक आप लोग वहाँ से निकले? जी। पर उसके बाद की कोई उसके बाद भी कोई दुर्घटना नहीं सुनी। अच्छा। नहीं सुनी। तो हमने वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर गए थे, और मेरे पिताजी पैसा भी नहीं लेके गए थे, यही सोच रहे थे कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। अच्छा।
हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो उधर के इधर रहेंगे, हम उधर के उधर रहेंगे। राज बेशक कोई करता रहे, लेकिन हमारे मुसलमानों को हम अलग नहीं समझ रहे थे, क्योंकि हमारे साथ वो भी देश की आज़ादी के लिए कर रहे, कोशिश कर रहे, वो भी जश्न भी मना रहे थे, वो भी हिंदू सिख मुसलमान सब मिल के आज़ादी मांग रहे थे ब्रिटिशर से। तो हमारे दिल में यही था कि हम दोबारा इकट्ठे ऐसे ही रहेंगे, बेशक उसको विभाजन हो भी गया तो पाकिस्तान हो गया तो कोई बात नहीं है, हम तो इकट्ठे रहते ही आए हैं। तो आपके अनुसार ये जो नफरती भावना है, ये 1-2 साल की ही उपज थी, उसके पहले इस तरह का कुछ भी मतलब माहौल नहीं था वहाँ पे, इस नफ़रत की जो ये नफ़रत की भावना उन दिनों में शुरू हुई है, पार्टीशन से मेरे ख्याल साल 6 महीने पहले, उससे पहले ये भावना नहीं थी। तो इसके लिए आप इसको राजनीति को ही आप, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये पॉलिटिक्स है, जहाँ पर जिन्ना साहब ने कुछ बोल दिया होगा, हमारे मास्टर तारा सिंह ने कुछ बोल दिया होगा, वो हमारा लीडर उस वक्त मास्टर तारा सिंह था, और नेहरू जी ने या सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ बोल दिया होगा, वो हमारे पंजाब के कैप्टन, मैं अभी नाम भूल जाता हूँ, INA एक्चुअली उन्होंने शुरू की थी सिंगापुर में, वो आर्मी ऑफिसर थे, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, आपने भी नाम सुना होगा, INA के थे, जो ब्रिटिश आर्मी में कमीशन अफसर थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में सिंगापुर में जब गए तो उन्होंने छोड़ दी ब्रिटिश आर्मी, उनको चाहिए था कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है, और उन्होंने INA उन्होंने शुरू की, और बाद में सुभाष चंद्र जी ने उसको बड़ा करके कर दिया। तो देश में 2 थिंकिंग थी, एक थी कि भी ब्रिटिशर्स को मार के भगाएंगे, दूसरा गांधी जी का अपना तरीका था, तो दोनों चीज़ें चल रही थी। तो लेकिन मेरे हिसाब से सोचना, क्योंकि मैं आर्मी में 35 साल नौकरी किया है, ब्रिटिश आर्मी ने काफ़ी सफ़र किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, ब्रिटिशर्स ने खुद बड़ा सफ़र किया था, और उनमें वो हिम्मत नहीं रह गई थी कि राज करें, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इनके अफसरों के बीच में ये थिंकिंग आ गई है कि हमने आज़ादी लेनी है, तो वो खुद डरे बैठे थे जाने के लिए। लेकिन गांधी जी के करके गए हैं उधर या सुभाष चंद्र जी के करके गए हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, ये 2 व्यूज़ हैं। मेरा एक प्रश्न ये था कि विभाजन से पहले जो पाकिस्तान में आप लोगों ने संस्कृति देखी, उसकी कुछ आपको यादें हों, जैसे वहाँ के लोक संगीत या खेल कूद या कोई भी कला के जो चीज़ें हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई या पाक शास्त्र, जो खाना बनाने की जो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं जो, तो वो क्या आप हमसे कुछ शेयर करेंगे? पार्टीशन से पहले मुसलमान जो उधर के थे हमारे साथ भाइयों की तरह हमारा आना जाना था, स्कूल में भी इकट्ठे हमारे साथ मुसलमान बच्चे भी पढ़ते थे, तो आपस में हमारा प्यार था, और ऐसे लगता था हमारे भाई ही हैं। और हमने सांझा चूल्हा के बारे में सुना हुआ है, तो क्या आपने भी देखा था? सांझा चूल्हा तो हमारे गांव में होता ही था, तो उसमें, लेकिन हमारा गांव तो सिर्फ सिखों का गांव था, तो उसमें ये लेडीज़ क्या करती थी कि तंदूर एक बड़ा सा जलवा देती थी नौकरों से, और फिर वो लेडीज़ आ जाती थी, वो अपने शौक़ से कोई तंदूर का पराठा बना रही है, कुछ मिल आपस में लेडीज़ मिलती थी, तो अलग-अलग घर से आके लेडीज़ गांव में ऐसे ही मिलती थी, या शाम को लेडीज़ बैठ जाती थी, पोथी खोल के पाठ पूजा की आपस में कथा करती थी, और हम बच्चे लोग खेलते थे बाहर। और उन दिनों में खेलना और किस्म था, उन दिनों में कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड गेम्स नहीं होती थी। उधर तो हमने टांग के नीचे से सोटी मारी और बैठ के लड़कियां वो काट के ऐसे टिपू पत्थर फेंक के वो टप टप के वो खेलती थी। तो ऐसी सिंपल सी गेम होती थी, पैसा
हम जन लोगों के पास एक था भी, तो इतनी सोफिस्टिकेशन गेम्स में नहीं आई थी उन दिनों में, तो सिंपल सी गेम्स होती थी। लोग बहुत खुश थे वैसे, और लोकगीत कोई बड़े सिंपल से लोग होते थे। हमारे वक्त तो हमारे गांव में 2 रेडियो सिर्फ होते थे, एक हमारे घर में था, एक और दूसरे सरदार जी के घर में, तो शाम के बाकी के गांव वाले भी सुनने खबर आ जाते थे उधर। आपस में प्यार होता था। हमारे पूरे गांव में एक भी टेलीफोन नहीं होता था, तो वो ज़माना और था, लेकिन लोग बहुत शांत और खुशी में रहते थे। ये शादी विवाह के जो रस्में होती थी वो सब आपको याद है? याद है। और गीत वगैरह जो होते? बिल्कुल, वो याद है, अभी याद है। वो बड़े सिंपल से गीत होते थे, बच्चे बैठ जाते थे, हम भी साथ में सुनने के लिए। और पंजाबी के हमारे गीत गाते थे ये लोग, और बाकी मेहंदी की रस्म होती थी। तो भारत आने पर या आज के दौर में क्या आप उन सब चीज़ों को अभी भी निभा पा रहे हैं, या उसको अभी भी आप फॉलो करते हैं? अभी फॉलो करते हैं, लेकिन सोफिस्टिकेशन आ गई बहुत उसमें। अच्छा। अभी दिखलावा बहुत बढ़ गया है, पैसा भी है लोगों के पास। तो वो जो लोग उस वक्त आए थे, आपके रिश्तेदार या जो संगी साथी, सब आप लोग आपस में मिलते जुलते हैं? कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिल सकते। अभी कोई फैमिली सेटल होगी चंडीगढ़ में, एक फैमिली जो हमारे साथ बहुत ठीक थी वो पूना में है, तो हम कभी कभी मिलते हैं, लेकिन टेलीफोन पे बातें करते हैं। चंडीगढ़ में मैं जब चेयरमैन था तो उधर वो फैमिली थी, वो मिलते थे। अभी वो आगे बच्चे आ गए हैं, बच्चों के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है। जो बड़े हैं हमारे साथ के ज़्यादा तो भगवान के पास चले गए, तो जो बड़े बाकी के हैं वो हमारा आपस में ताल्लुकात है। अच्छा, तो वो मतलब वो जो संस्कृति एक बोलते कल्चर, तो वो आप लोग थोड़ा सा भाषा के रूप में तो मुझे लगता है कि आप फॉलो करते हैं, और खान पान में या फिर जैसे हम एंजॉयमेंट के लिए वो उस तरह के संगीत गाने लगते हैं जो हम अपने बचपन में गाते थे, तो उस तरह का माहौल बनता है कभी? हाँ, शादियों में वो ऐसा माहौल बनता है, गाने वही गाने जाते हैं संगीत में। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैंने पाकिस्तान की शादियां देखी टीवी पे, वो भी वही गाने गा रहे हैं मुसलमान जो हम गाते हैं शादियों में। अच्छा। वो वही मेहंदी की रस्म कर रहे हैं जो हम करते हैं। तो वो कल्चर तो वही है, पंजाब पाकिस्तान पंजाब में भी वही कल्चर है जो हमारे पास इस तरफ कल्चर है। लैंग्वेज भी वही है, वो भी गुरु नानक देव जी में बहुत फेथ रखते हैं। और हमारे जो धर्म है, हम सब धर्मों की इज़्ज़त करते हैं। जो हमारा ग्रंथ साहब है, दुनिया में एक ही ग्रंथ है जो कि गुरु ने अवतार ने खुद लिखवाया है, और किताब कोई भी कृष्ण जी महाराज ने गीता नहीं लिखी, क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, कुरान मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी। लेकिन ये जो धर्म है, इसमें जो ग्रंथ साहब है, इसमें मुसलमानों की बाणी है, इसमें हमारे बड़े हिंदुओं की बाणी है। जैसे कि कबीर जी की बाणी है, जिनको मुसलमान भी अब ओन करते हैं, हम भी ओन करते हैं, क्योंकि कबीर जी की माँ की पहला हस्बैंड हिंदू था, दूसरा मुसलमान था, तो वो कहते हैं हमारा है कबीर। फरीद जी की बाणी है ग्रंथ साहब में। तो हमारे जो 15 भक्तों की बाणी है, उसमें हिंदुओं की बाणी है, मुसलमानों की बाणी है, और हम जाके अपना मत्था अर्पण करते हैं ग्रंथ साहब के सामने। तो मत्था अर्पण करने का मतलब हम वही इज्जत देते हैं कि आप भी हमारे से बड़े हैं। जो हिंदू धर्म में नीच समझते थे भगत रविदास जी को, हम भगत रविदास जी की बाणी पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, मत्था टेकते हैं भगत रविदास जी को। तो हमारे गुरुओं ने तो यही बताया, सब बराबर हैं। हमारे गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी ने औरत को भी बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि ये है तो हिंदू धर्म सनातन, लेकिन दे वांटेड टू मॉडर्नाइज दैट धर्म। ये वहम करना, ये कौन सा शुभ
अच्छा अफसर है, कौन सा बुरा अफसर। वो कहते हैं जो भगवान ने बनाया सब अच्छा अफसर है, ये आपके दिमाग की बात है, क्या आप उसको करना चाहते हैं। तो उन्होंने मॉडर्नाइज करना चाहा हिंदू धर्म सनातन को, और जो उनको कुरीतियाँ रिचुअल्स लगती थी वो उन्होंने दूर की। उन्होंने बोला एक ही भगवान है, हम सब उसके बच्चे हैं। बात सारी है कर्मों की, जो अच्छा कर्म करे वो अच्छा आदमी है। और गुरु नानक देव की वो जो लास्ट 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो हैं वो आप सब जानते हैं। किरत करो, ऑनेस्ट लिविंग। उन्होंने 18 साल आखिरी ज़िंदगी के करतारपुर में खेती बाड़ी की। किरत करो, नाम जपो, भगवान का नाम जपो, और वंड छको। वो लंगर वो चला हुआ है, अभी ख़त्म नहीं होने वाला। दुनिया बेशक ख़त्म हो जाए, अभी यूक्रेन में जाके लंगर लगाया हुआ है सरदारों ने। जहाँ मुसीबत है, मुसलमानों ने इतना हमारे साथ जुल्म किया हमारे बच्चों के साथ, लेकिन जब उधर अर्थक्वेक आया सरदार पहुँच गया उधर मदद करने के लिए। क्योंकि हमारा धर्म तो कहता है सरबत का भला, हमने सबका भला करना है, हम किसी के खिलाफ नहीं। मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की हैं, हमारे 2 गुरु शहीद कर दिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है हम उनकी भी मदद करते हैं। तो ये हमारा धर्म सिखाता है। बस एक और व्यक्तिगत प्रश्न पूछना था कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी पुरानी संस्कृति से कोई जुड़ाव रखते हैं? मेरी 2 बच्चियां जो हैं, हमने शुरू से उनको, मेरे घर में ग्रंथ साहब है, हमारे घर में प्रकाश होता है। हमने दोनों बच्चियों को पाठ सिखाया, उनको कीर्तन सिखाया। मेरी बड़ी बच्ची हारमोनियम बजाती थी और मेरी छोटी बच्ची तबला साथ में बजाती थी शादी से पहले। अभी शादी के बाद वो चली गई हैं लंदन, लेकिन अभी भी वो पाठ करती हैं और मौके पे शब्द पढ़ती हैं। इधर भी आती हैं तो कई बार गुरुद्वारे में शब्द पढ़ती हैं। तो जो पीस ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिज्म में मिलता है हम लोगों को, वो पैसे से नहीं मिल सकता। तो वो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अभी वो अपने बच्चों को आगे कर सकते हैं या नहीं, ये हमको मालूम नहीं है। हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है और हम सोचते हैं कि जन्म को सफल करना है तो एक ही तरीका जो हमारे गुरु बता गए हैं। पैसा तो साथ में नहीं जाएगा, जाएंगे तो अपने कर्म, तो कर्मों के ऊपर जोर है। इस वार्तालाप का मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो भारत का विभाजन हुआ उसका जो सदमा सभी के दिल में व्याप्त है, जो जिन्होंने खासकर उसको सहा, तो क्या वो सदमे से उबर पाए? मैं तो उबर पाया हूँ। दिल तो मेरा अभी भी बहुत करता है मैं उधर गांव में जाऊँ, घूमूँ, लेकिन फ़ौजी होने के नाते में 71 में मेरी बटालियन ने सरेंडर लिया है उनका, तो मेरे दिल में आता है कि उनको हमारे साथ अभी भी बहुत दुश्मनी है। तो कहीं मेरे को उधर ही पकड़ के बैठा लें, जैसे एक हमारा डिफेंस बैठा लिया उन्होंने, वो उस बेचारे को बैठा लिया कि ये एस्पिनॉज कर रहा है। वो नेवल अफसर था, तो उसको अभी तक जेल में रखा है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। तो खुश हैं हम, तो मेहनत किया है, भगवान ने मदद की है। और बताया मैंने आपको, मैं फ़ौज में 35 साल नौकरी किया, सबसे आगे लड़ने वाले में, और सरकार ने हमारे को ब्रिगेडियर जनरल बनाया। फिर जब हमारे को कैंसर हुआ, क्योंकि कैंसर वाला आदमी फ़ौज में आगे नहीं जा सकता, तो मेरे को सरकार ने चेयरमैन बनाया। तो और चेयरमैन भी बनाने में उधर भी हमारे को उन्होंने आखिर में अवार्ड दिया, 25,000 अवार्ड दिया काम अच्छा करने के लिए। तो पैसा बेशक 5,000 ही देते, लेकिन ये इज़्ज़त की बात है। तो फ़ौज एक ऐसी अच्छी ट्रेनिंग देती है, मेरी ये खुशी है कि आप इतने डिसिप्लिन हो जाते हो कि आपके दिल में करप्शन आती नहीं। जैसे कि मैं चेयरमैन था रिक्रूटमेंट का, अगर मैं रेलवे मिनिस्टर का स्टेशन मास्टर बनाने के 10 लाख मांगता तो मेरे को देते हो। आपको मालूम है देश में करप्शन है,
लेकिन रेलवे मिनिस्टर ने मेरे लिए क्यों भंग किया वो रूल, 6 की बजाय 7:30 रखा, क्योंकि उसको ये रिपोर्ट जाती थी कि एक ऐसा आदमी है लोगों से पैसा तक नहीं लेता, सिर्फ डिज़र्विंग आदमी को जॉब देता है। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन देती हैं कि मैं ज़िंदगी बड़ी अच्छी निकली है। कहाँ से चले थे, बहुत ऊंची जगह पे, बाप मेरा इतना बड़ा ज़मींदार था, कहाँ हम ज़ीरो पे आए और कहाँ भगवान ने फिर हमारे को पहुँचाया। अभी बसंत विहार में रहते हैं, ये अच्छी कॉलोनी है। तो ये सब भगवान की कृपा है। और बीवी मिली है एक चीफ मिनिस्टर गवर्नर की ग्रैंड डॉटर, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई, मैं देसी स्कूलों में पढ़ा हुआ पार्टीशन के बाद। तो ये सब भगवान की कृपा है, तो हम खुश हैं। तो इस बातचीत को समाप्त करने के लिए बस एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगी कि आपका कुल मिला के विभाजन को लेकर क्या विचार है? क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? मेरा तो विचार है विभाजन नहीं होना चाहिए था। हमारा आपस में बहुत प्यार था मुसलमानों के साथ पहले, और ये अगर पॉलिटिक्स ना आती तो मेरा ख्याल हम ज़्यादा खुश रहते। हम जहाँ पर थे उधर ही रहते। किसी को दिल में ये नहीं ख्याल आता कि मेरे को रावलपिंडी से क्यों उखाड़ दिया, मेरे को सिंध से क्यों उखाड़ दिया, लाहौर से क्यों उखाड़ दिया। क्योंकि जहाँ पर आपका जन्म होता है वो जगह के लिए मेरे को अभी तक बहुत प्यार है। मैं लाहौर जाता था अपने माँ के, हम नानके बोलते हैं। आपको मालूम है गुरु नानक नाम क्यों नानक पड़ा? उनकी बहन का नाम था नानकी, क्योंकि उसका जन्म नानके में हुआ था। नानके किसको बोलते हैं? माँ के तरफ जो होते हैं ना माँ बाप, उनको नानके बोलते हैं। तो उनकी बहन का नाम पड़ा नानकी, क्योंकि उसका जन्म उधर हुआ था। तो जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो वो उसको उठा के पहले बहन के गोदी में रख दिया गया, तो उसने उनका नाम अपने भाई का, वो नानकी थी, उसको नानक बना दिया। तो ऐसे होता था, आपस में बहुत प्यार था, मुसलमानों के साथ भी प्यार था। अभी गुरु नानक देव जी की पूजा तो मुसलमान भी बहुत करते हैं। तो हमारा प्यार ख़राब हो गया क्योंकि ये पॉलिटिक्स आ गई, नहीं तो बड़ा अच्छा चल रहा था पहले। हमको डिस्प्लेस नहीं होना पड़ रहा था, हम वैसे ही लाहौर जाते, वैसे रावलपिंडी रिश्तेदारों को मिलने जाते, जो हम नहीं जा सकते, हम मिस करते हैं। और सिख धर्म के ये मैक्सिमम हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो लाहौर और उस तरफ रह गई हैं, उसका हमें रंज होता है। तो लेकिन मैं अपने लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ, ए गर्दिश आम तेरा शुक्रिया, हर पहलू से दुनिया ने दिखला दी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आज की इस बातचीत के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और अब हम हृदय से धन्यवाद करेंगे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, हमारे सेंटर के चेयरमैन प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी का, हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर कुमार जी का, और सेंटर की जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा जी का, जिन्होंने हमें इस बातचीत का अवसर प्रदान किया। और साथ ही हम श्री गुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस बातचीत को अपने कैमरे में कैद किया। धन्यवाद।